बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग जारी है और ताज़ा तरीन सूरत हाल के मद्देनज़र जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि बातचीत पर व्लादिमीर पुतिन को जो है वो आमादा कर लिया गया है। इस पर बातचीत होगी और रात जो है देर तक जो खबरें थीं उसके मुताबिक बिल्कुल 8-9 किलोमीटर से दूरी पर था जो है उनके वफाकी दारुल हुकूमत से रूस, और रूस ने बिल्कुल उनके वफाकी दारुल हुकूमत को चारों तरफ से घेर लिया था। रूस के टैंक उनकी सड़कों पर मौजूद थे और उनके तैयारे फिजा में मौजूद थे। ये जंग क्यों हो रही है, इसका असल मसला क्या है? हमारे गैप्टियर्स ने इस पर बड़ी डिटेल मालूमात हमें फराहम की हैं, वो हम आप तक पहुंचाते हैं कि वजह क्या है कि यहाँ पर लड़ाई क्यों हो रही है और इसके पस मंज़र में असल हकायक हैं क्या और क्यों यूक्रेन और रूस आपस में लड़ रहे हैं। नाज़रीन, सन 1991 में यूक्रेन रूस से जुदा होकर एक अलग रियासत बन गया। ये रियासत मौजूदा रूस और यूरोप के दरमियान मौजूद है। आज़ादी से पहले ये रूस और यूरोप का बॉर्डर था। यहाँ रूस ने अपने ज़्यादातर एटमी हथियार भी रखे हुए थे। रूस का मरकज़ कमज़ोर था और रियासतें अलग हो रही थीं। अलग होने के बाद भी ये एटमी हथियार यूक्रेन में ही रहे। यूक्रेन में 2 ज़बानें बोली जाती हैं। तकरीबन आधे यूक्रेन में यूक्रेनियन बोली जाती है और बाकी आधे में रूसी ज़ुबान बोलने वाले रहते हैं। मगरबी यूरोपीय समत में यूक्रेनियन है और रूस की तरफ का आधा मुल्क रूसी ज़ुबान बोलता है। इस मुल्क पर रूसी असरात सदियों पुराने हैं। इनकी सकाफत, लिबास वगैरह सब आज भी रूसियों जैसा है। अलग होने के बाद यूरोपीय ममालिक और अमेरिका ने इसे आज़ाद यूरोपीय ममालिक जैसा बनाने के लिए इक़दामात किए। मुल्क के 80% अवाम आज यूरोपीय निज़ाम को बेहतर मानते हैं, बाकी 20% लोग रूसी निज़ाम के ख़्वाहां हैं। उनके कम्युनिस्ट बाबे अपने लोगों को रूस का सुनहरी दौर याद दिलाकर गरमाते हैं। ये 20 रूस पसंद लोग यूक्रेनी ज़ुबान वाले नहीं बल्कि रूसी ज़ुबान वाले हैं। आज़ाद होने के बाद यूक्रेन और रूस दोनों संभलने लगे। रूस ने सबसे पहले अपने एटमी हथियार वापस मांगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मशवरे पर यूक्रेन ने आज़ादी के 5वें साल ये एटमी हथियार रूस को इस शर्त पर वापस कर दिए कि रूस कभी यूक्रेन की तरफ फौजकशी नहीं करेगा। ये डील मान ली गई। मुमकिन जंग के खतरे से निमट लिया गया और यूक्रेन में मौजूद एटमी हथियारों के नुकसान से बचा गया। याद रहे, इसी यूक्रेन के शहर चर्नोबिल में एटमी बिजली घर 1986 में फट गया था। रूसी इनखला के बाद एटमी फुजला साफ करने में इंडिया और अमेरिका ने मदद की थी, जो ताहाल जारी है। अब मसला ये है कि यूक्रेन के वजीर आज़म जब यूरोपीय यूनियन के साथ इल्हाक की बात करते हैं तो रूसी ज़ुबान वाले बफर जाते हैं, और जब रूसी इल्हाक की बात होती है तो यूक्रेनियन बोलने वाले सड़कों पर निकल आते हैं। ये मुल्क 2 बड़ी ताकतों और 2 बड़े आज़मों के बीच मैदान जंग बना हुआ है। यूक्रेन और रूस ने आपस में बहुत मुआहदे भी किए। रूस ने इसे 30% सस्ती गैस दी, बदले में इसने अपने ब्लैक सी पे बने पोर्ट तक रसाई दी। रूस की इकानमी में गैस अहम किरदार अदा करता है। यूरोप को जो गैस बेची जाती है, इस पाइपलाइन का बड़ा हिस्सा यूक्रेन से होकर गुजरता है। रूस ने 2014 अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और फौज दाखिल करके यूक्रेन के इसी ब्लैक सी पोर्ट का पूरा इलाका क्रीमिया अपने कब्जे में ले लिया। वहां लोगों ने रूसी फौज को वेलकम किया। रूस ने रेफरेंडम करवाया। अक्सरियत ने रूस का साथ चुना। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप, अमेरिका ने इसके खिलाफ रूस को धमकाया। रूस ने जवाब दिया कि अगर वहां के लोग यही चाहते हैं तो कोई बाहर वाला उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। यही सच्चाई थी और इसीलिए कोई कुछ ना कर सका। ये इलाका क्यों ज़रूरी था? यूँ समझें
کہ پانی کے راستے کراچی سے اگر گوادر جانا ہو تو درمیان میں سومیانی کا ساحل آتا ہے۔ ایسے ہی درمیانی ساحل پہ روس نے 2014 میں قبضہ کر لیا اور مشرقی و مغربی یوکرین کے سمندری راستے کو کنٹرول میں لے لیا۔ اس راستے سے گزرتے بحری جہازوں کو 2018 میں روکا گیا، آگے نہ جانے دیا گیا۔ یہ جہاز واپس ہوئے تو روس نے بمباری کی اور جہازوں اور عملے کو یرغمال بنا دیا۔ سمندری مسئلہ آپ سمجھ چکے ہیں، اب آپ کو زمینی حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ڈونبیس مسئلہ ہے کیا؟ یوکرین کا علاقہ ایک انڈسٹریل علاقہ ہے جو پاکستان کے کراچی سے بھی 7 گنا بڑا ہے، اور یہ روسی سرحد پر واقع ہے۔ یہاں روسی زبان بولنے والے رہتے ہیں، ان کی محبت روس سے ہے اور روس نے ان کی مدد کر کے یوکرین کی آرمی کو پیچھے دھکیل دیا۔ اب یہ ڈونبیس کا علاقہ عملی طور پر روس اور یوکرین دونوں کے قبضے میں ہے۔ یہاں روس مقامی لوگوں کی فوجی ٹریننگ کر رہا ہے اور زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل لگا کر یوکرین کے مسافر جہاز کو گرا چکا ہے۔ یوکرین اس کا الزام روس پہ لگاتا ہے، روس لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ روس چاہتا ہے کہ یوکرین یہاں الیکشن ریفرنڈم کروائے اور مقامی لوگ جس کے ساتھ چاہیں الحاق کریں۔ یوکرین چاہتا ہے روسی فوج اپنے اسلحے سمیت اس علاقے سے نکلے، تب شفاف ریفرنڈم ہو سکے گا۔ روس کا جواب ہے کہ پہلے الیکشن ہوگا اور بعد میں اگلی بات کریں گے۔ پچھلے 15 سال سے یوکرین میں کولڈ وار چل رہی ہے۔ روس کو یہ علاقہ واپس چاہیے، مگر یوکرین کے آدھے سے زیادہ لوگ یورپ طرز پر چلنا چاہتے ہیں اور اپنی آزادی پسند کرتے ہیں۔ روس کو لگتا ہے یوکرین میں رہنے والے روسیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ قوم پرستی کے زیر سایہ اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہے، اور اسی سلسلہ میں جب یہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ بالآخر روس نے یوکرین پر چڑھائی کر دی، اور یہ چڑھائی اس وقت تک جاری ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور یہ ہیں اس روس اور یوکرین کے زمینی حالات، زمین کے جو حقائق ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ جی ناظرین، تو ہمارے گیپٹیئرز کی جانب سے فراہم کی جانے والی معلومات کے مطابق ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے، اور پورا مکمل جو وہ خطہ ہے اور اس خطے میں موجود جو صورتحال ہے اور جو حالات و واقعات ہیں اس کے بارے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ یوکرین اور روس کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ آج پتہ چل جائے گا، اور تازہ ترین صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے اس کو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اپنے اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔